अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी ईद? बहुत अच्छे 3 दिन गुजरे होंगे, एंजॉय किया होगा आपने, सो के गुजारा होगा, अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलने गए होंगे। और अब ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा से काम पे आना जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और रूटीन बनाना एक बार फिर, जिनको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, वो भी ज़रा सा अपना रूटीन भूल जाते हैं और नींद बहुत आ रही होती है। लेकिन खैर, काम तो आगे बढ़ाना है ना। अब ईद की छुट्टियां गुजर गई हैं, बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से रूटीन में आना और स्कूल जाना। तो खैर, ये मामला चलते ही रहते हैं। राइज एंड शाइन में अब हम आपको ज़ाहिर बहुत अहम कुछ पेशरफ्त सब हो रही है। और इसमें सियासी मामलात में भी कुछ अहम तब्दीलियां आ रही हैं। और ऑपोजिशन की तरफ से एक मुलाकात भी ज़ाहिर हुई है ऑपोजिशन के रहनुमाओं की अपने बानी के साथ। और उस मुलाकात में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। फिर इसके साथ साथ मईशत के मैदान में भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ खुशखबरियाँ भी आपको मिलने वाली हैं। मईशत संभल रही है, नहीं संभल रही है, सोशल इशूज़ पर भी बहुत सारी बात हमारी होगी राइज एंड शाइन के प्लेटफॉर्म पर। नादिया इस वक्त मिसिंग है, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे, लेकिन वो जनाब आउट ऑफ कंट्री हैं, बाहर चली गई हैं। और बग़ैर बताए उन्होंने जो है ना, मुझसे खैर कोऑर्डिनेट किए बगैर वो बाहर चली गई हैं। और उनको हम जो है ट्रेस करेंगे वो कहाँ पर हैं। तो आज के शो में वो भी हमारे साथ होंगी। इन 2 घंटे में कभी भी हम आपको ये सरप्राइज देंगे कि नादिया खान आपको ज्वाइन कर लेंगी और हम पूछेंगे कि हमें छोड़कर और बगैर बताए नादिया खान चलेंगे। खैर, मंडे को तो खैर हमारे शो का हिस्सा ही वो होंगी। तो जनाब, आज के शो में बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है आपके साथ। पहली हम थोड़ा टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं, खबरों की तरफ ज़रा ध्यान देते हैं। ईद में तो खबरें ज़रा से मिस हो जाती हैं और आप नहीं देख रहे होते न्यूज़ चैनल्स। और रमज़ान के दौरान भी ज़ाहिर है कम ही देख रहे होते हैं। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, जैसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। खिताब में कहा है कि जवाबी टैरिफ का निफाज अमेरिका के लिए अच्छा होगा। उनका यह कहना है कि आज हमारी इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है, टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये कह रहे हैं, खैर उनकी पॉलिसी शुरू से ये चल रही है कि वो अमेरिका और उनके शहरियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और अमेरिकी मईशत पर वो फोकस करेंगे, अमेरिका के शहरियों की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे। तो इस पर भी ये जो उन्होंने टैरिफ आयद किया है, इसकी तौजीह उन्होंने यही पेश की है, जस्टिफिकेशन यही पेश किया है कि जो टैरिफ से पैसा मिलेगा तो ये रिलीफ हम देंगे यूएस के शहरियों को। उन्होंने ये भी कहा कि बरसों अमरीकी शहरियों को साइड लाइन पर रखा गया, दूसरी कौमें ताकतवर बन गई हैं, अब अमरीका के दोबारा से ताकतवर बनने का वक्त आ रहा है, खुशहाल होने का वक्त आ रहा है। और इस टैरिफ के उसमें काफ़ी सारे ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भी ये टैरिफ आयद किया गया। 29% पाकिस्तान पर टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है, तो हम अब पाकिस्तान से 29% टैरिफ हासिल करेंगे, आयद करेंगे पाकिस्तान पर। अब ये टैरिफ आयद होने के बाद इसकी क्या ज़ाहिर रिपरकशंस हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तानी मईशत पर इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये हम आज के शो में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। मुआशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ तो होंगे, कोशिश करेंगे उनसे जाने। अच्छा, दूसरी खबर जुड़ी हुई है मईशत से ही। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बिजली की कीमत में कमी का ऐलान कर सकते हैं। मुतवक्का है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ लोगों को रिलीफ देंगे। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक बिजली 6 रुपये फी यूनिट तक सस्ती हो सकती है। और IPPs मुआहदों के खात्मे और तरमीम से बिजली की कीमत में कमी की गुंजाइश निकली है। ज़राए का यह कहना है कि 29 IPP से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और 29 IPP से बातचीत के नतीजे में 2498 अरब रुपए की बचत होगी। तो कौम से खिताब मुतवक्के ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करें और आवाम को ये सरप्राइज़ दें, ये खुशखबरी दें। वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। शहबाज शरीफ अहम ऐलान करेंगे, बताया ऐसा ही जा रहा है। तो अब ये ऐलान होता है या नहीं होता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 6 रुपये अगर फी यूनिट बिजली में कमी हो जाती है तो एक ये बड़ा रिलीफ होगा लोगों के लिए, क्योंकि बिजली के बिल अदा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, लोगों के घरों में ACs ऑन हो जाते हैं और उसके बाद जो बिल आता है उसकी बजटिंग फिर करना, घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 6 रुपये का रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अब देखना यह है कि ये होता है या नहीं होता, और आज ये ऐलान होता है या नहीं होता। तो दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है। तीसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है कि सियासत के मैदान में ये जैसे बताया जा रहा था कि
रमज़ान मुबारक में तो सियासी मैदान में वो हलचल नहीं होती है, लेकिन रमज़ान के बाद ज़रा सी सियासी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ की पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के बानी इमरान खान से एक तवील मुलाकात हुई है अडियाला जेल में। और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। उस मुलाकात में ये कन्विंस किया गया है बानी पीटीआई को, अली अमीन गंडापुर की तरफ से, बैरिस्टर साहब की तरफ से, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, उनको कायल किया जाए, कि कोई रास्ता निकाला जाए। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर की है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। और सूबाई मामला पर भी अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को ब्रीफ किया है। सोशल मीडिया पर जारी तनकीद पर भी बहस हुई है और मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर बात हुई है। मुज़ाकरात का टास्क भी बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को दे दिया है। अब ये क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से डिनाई करते आई है। जब भी उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कोई राब्ते नहीं हो रहे हैं। दूसरा इस्टेब्लिशमेंट भी ये कहती है, वहाँ से एक वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हमारे पीटीआई से मुज़ाकरात, वो जो ख़त बानी पीटीआई ने ओपन लेटर्स लिखे थे उसके बारे में भी वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आया था कि हम ना इसमें दिलचस्पी रखते हैं, और अगर कोई बातचीत करनी है आपने तो आप हुकूमत के साथ करें। जो सियासी मामलात हैं वो हुकूमत के साथ मिल बैठ कर आप कोशिश करें कि वो हल किए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बातें एनालिस्ट की तरफ से की जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी सतह पर बातचीत ज़रूर हो रही है और बातचीत का दरवाज़ा खुल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की बेहतरी भी इसमें है कि मामलात का हल निकाला जाए और सियासी जमातें ख़ास तौर पर ये कोशिश करें कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, क्योंकि एक तरफ तो बानी पीटीआई हैं और अगर ये अपोजिशन अलायंस बन जाता है तो क्या ये हुकूमत के लिए इसको हैंडल करना आसान होगा या नहीं होगा, जिसमें महमूद खान अचकज़ई भी हैं, दूसरी तरफ कोयटा की बलूचिस्तान की सूरत हाल, अख्तर मेंगल साहब की सूरत हाल भी आपके सामने है। तो मईशत का संभलना इसी से जुड़ा हुआ है कि जो सियासी मामलात हैं इसको मिलजुल कर मिल बैठ कर हल किया जाए और पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आकर 3, 4, 5, 6 तरजीहात ऐसी बनाई जाए जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। सियासत अपनी जगह हो, लेकिन इस सिस्टम को बहरहाल चलते रहना चाहिए और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। यही सबकी तवक्को भी है और हुकूमत के इस सिलसिले में क्या इक़दाम होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो ये हमारी तीसरी टॉप स्टोरी सियासी मैदान से। चौथी हमारी टॉप स्टोरी है जिसमें हम एक ट्रिब्यूट भी देंगे। पाकिस्तान में पॉप मौसीकी का नया अंदाज मुतारिफ कराने वाली गुलकारा, ये ज़रा दिखाइए भाई, नाजिया हसन की हम बात करेंगे। 60वीं सालगिरह उनकी मनाई जा रही है और नाजिया हसन हमेशा से पाकिस्तान के लोगों के और बल्कि इंटरनेशनल फेम उनको मिला, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और जो पॉप म्यूज़िक में एक मतलब रेवोल्यूशनरी एक सूरत हाल जब दोनों नाजिया और ज़ुहैब आए तो उन्होंने जिस तरीके से सब ज़बान ज़दे आम थे उनके गाने, तो उनकी 60वीं सालगिरह पर हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो ये आपने देखा कि जैसे ही ये गाने आए तो इन्होंने धूम मचा दी और सरहद पार भी ये गाने सभी गुनगुनाते हैं और अभी तक नाजिया हसन को याद करते हैं उनके गानों के ज़रिए। अच्छा, अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो क्रिकेट पर करनी है, क्योंकि कल दूसरा मैच हुआ वनडे इंटरनेशनल। 3 मैचेस की सीरीज़ थी वनडे की, T20 तो हम हार गए। वनडे में तवक्को थी थोड़ी बहुत कि शायद पाकिस्तान थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला वनडे भी पाकिस्तान हार गया और दूसरा वनडे भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी न्यूजीलैंड ने। अब 3 मैचेस की सीरीज़ में 2 मैचेस न्यूजीलैंड के नाम हो गए हैं, तो तीसरा मैच तो बिल्कुल ही मतलब कोई इंटरेस्ट उसमें लोगों का है नहीं है। 292 रन बनाए न्यूजीलैंड ने और इसके जवाब में पाकिस्तान टीम ने 208 रन बनाए। बड़ी मुश्किल से ये 208 रन बने। एक मौके पर तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 120 रन पर ढेर हो जाएगी और फहीम अशरफ ने लेटर ऑन थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई, 73 रन उन्होंने बना लिए और नसीम शाह ने 51 रन बना लिया। मुझे लग रहा है कि जो बॉलर्स हैं, या नसीम शाह हमेशा आके परफॉर्म करते हैं, वो बैटिंग भी कर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन यानी बैटर्स यानी जो जिनको सेलेक्टेड टीम में बैटिंग के लिए किया गया है वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। यानी बाबर आजम को देख लें आप, 1 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान, जिनको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल, जो भी उन्होंने बॉलें खेली, एक तो 24 से ज़्यादा उन्होंने बॉलें खेली, 4-5 रन उन्होंने बनाए और हर बॉल पर वो कुछ इस तरह अजीब सा उनका कुछ हिलेरियस सा स्टैंस था।
उछल रहे थे हर बॉल पर, उनके कभी हाथ पे लग रही थी, कभी एल्बो पर लग रही थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। इमामुल हक भी इसी तरीके से 1 या 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बॉलर्स भी कभी ना, यानी कहीं ऐसा होता है कि बॉलर्स थोड़ा बहुत दिखा देते हैं लेकिन बैटर्स तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो रहे हैं। तो न्यूजीलैंड में बहुत बदतरीन परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान ने दिखाई है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, अब तो ये बड़ा एक मतलब कोई ऐसी खबर नहीं है कि पाकिस्तान हार गया है, अब खबर ये होगी कि पाकिस्तान मैच जीत गया है। लेकिन फिर भी बात करना तो बनता है क्योंकि देखिए इसमें बड़ा खर्चा हो रहा है टीम पर। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख लें कितने महंगे हैं, ये कमर्शियल्स करते हैं, उससे बहुत पैसे कमाते हैं, हमारे स्टार्स हैं, इनका काम ही है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं ये। लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं ऐसे तो कोई भी जाकर खेल सकता है। पहले हम आगाज करेंगे बात का, ये जो टॉप बैटर्स हमारे फ्लॉप हुए इनको आपने देखा होगा किस तरीके से आउट हुए, जरा बात कीजिए इस पर। थैंक यू वेरी मच जी, आपको ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। मैं तो समझ रहा था कि बानी पीटीआई की जो अली अमीन से मुलाकात हुई है उसके ऊपर आप मुझे ले रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ी खबर है और मेरे पास उस हवाले से खबर भी थी। नहीं, वो हम बात करेंगे, अब्बास बात करेंगे क्रिकेट वाला। हाँ, हाँ। लेकिन क्रिकेट के मैदानों में बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग की कि पाकिस्तानी बैटर्स, अब वो हमारा इस तरह लग रहा है स्लोगन बन गया है, शिकस्त, डिफीट, ये हमारा एक स्लोगन बनता जा रहा है। और ऐसा ना हो कि हम एसोसिएट कंट्रीज की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाए क्रिकेट के अंदर। अब क्रिकेट हमारी इस डिक्लाइन की तरफ जा रही है कि आप जो सीनियर प्लेयर्स की, जिनकी आपने बात की, जो बड़े बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़ी बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये फैसिलिटीज अवेल करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की बात आती है, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने की बात आती है, तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो होती है। इनको आप लीगें खिलवा लें जितनी मर्जी खिलवानी है, इनको आप एड्स के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देख लें, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ये, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है, तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो होती है। आप चले पुराने चैंपियंस ट्रॉफी को भी भूल जाते हैं, 2024 वर्ल्ड कप को जिस तरह हम भूले ना, अब हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी भूल जाते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चले इनको रेस्ट दिया, इनको हमने ताजा दम दस्ते नहीं, जिस तरह फ्रेश प्लेयर्स को हमने न्यूजीलैंड भेजा कि पता नहीं इन्होंने वहां पर जाकर कौन से तीर चला लेने हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, अभी न्यूजीलैंड की पूरी टीम कंप्लीट भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप न्यूजीलैंड की उस टीम से भी नहीं जीत पा रहे। पहले आप कहते थे कि जी हमें होम, अपने ग्राउंड के ऊपर हमें एडवांटेज होता है, आपने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर अपने होम ग्राउंड के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लें, फिर आप न्यूजीलैंड वहां पर गए, आपने ये एग्जांपल दी अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए कि हम तो ऑस्ट्रेलिया से भी जीते हैं जी, हम तो साउथ अफ्रीका से भी जीते हैं, हम वहां पर जाके जीतेंगे, लेकिन आप इनकी परफॉर्मेंस देख लें, बिल्कुल जीरो है। लेकिन असल मसला प्लेयर्स के साथ साथ, मुझे ये बताएं, ठीक है हमने क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल बाउंस तो था थोड़ा सा, यानी ऐसा नहीं है कि विकेट बहुत आसान थी, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जब आप कहीं किसी मुल्क में टूर लगाने जाते हैं तो उसकी विकेट्स को देखते हुए प्रैक्टिस होती है ना, लेकिन यहाँ वो प्रैक्टिस नहीं दिखाई दे रही थी। अगर बाउंस आ रहा है और गुड लेंथ से उठ रही है बॉल तो उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, ना आप पुल कर सक रहे हैं, ना आप थोड़ा सा उसको फ्लिक कर सक रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी अलार्मिंग बात है ना। देखें, आप सिली शॉट्स खेल के सब प्लेयर्स आउट हुए हैं, सारे प्लेयर्स कैच आउट हुए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। आप उनकी शॉट सिलेक्शन देख लें, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, हम खुद क्रिकेट को कई अरसे से फॉलो कर रहे हैं, खेले भी हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम यहाँ पर खेले हैं रावलपिंडी में। ऐसी क्रिकेट जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो हम जिस तरह हमने T20 के अंदर प्लेयर्स भेजे अपने, आप बताएं कि वो प्लेयर कोई खेलने वाले प्लेयर आपको लगते थे कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल टीम के लिए सूटेबल प्लेयर है? ठीक है, आप कहते हैं जी यंगस्टर, तो फिर तो यंगस्टर इधर आप सड़कों से उठा के किसी यंगस्टर को भेज दें, अगर आपने वहां पर उनको क्रिकेट सिखानी है। और अब इस लेवल के ऊपर आपने मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाया, क्या मोहम्मद यूसुफ इस लेवल के ऊपर बाबर आजम को बल्ला पकड़ना सिखाएगा, बाबर आजम को शॉट सिलेक्शन दिखाएगा, या रिजवान को सिखाएगा, या अब्दुल्ला शफीक को सिखाएगा, या उस्मान को सिखाएगा, या बाकी प्लेयर्स को सिखाएगा? देखें, प्लेयर्स ने खुद खेलना होता है, ये कोचेस वगैरह तो एक फॉर्मेलिटीज अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हो गई है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट तक प्लेयर पहुंचता है वो पूरा ग्रुप प्लेयर पहुंचता है। आप किस तरह अपने प्लेयर्स को यहां तक पहुंचा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल तक? और देखिए अब्बास, एम्बैरेसमेंट भी है ना, एम्बैरेसमेंट भी है, ठीक है, अब कोहली भी आउट होता है, बड़े प्लेयर्स आउट होते हैं, पॉन्टिंग को भी हमने आउट होते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह वो जो विकेट पर जितना भी सर्वाइव किया, 24-25 बॉल्स रिजवान ने खेली, बाबर ने तो ज्यादा बॉल्स भी नहीं खेली, मतलब वो बड़ा ही एक एम्बैरेसिंग था एज अ फैन देखना कि यार ये हमारा स्टैंडर्ड पहुंच गया है कि हमारे टॉप ऑर्डर, यानी वो इस तरह खेल रहे हैं कि जैसे बच्चे नहीं खेल रहे होते उनके सामने। अगर आप किसी
यानी टॉप बॉलर को खिला दें और वो बच्चा खेल रहा है, उछल उछल के पुदक रहा है वो क्रीज पर, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसका चांस शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, बल्ला कहाँ जा रहा है। मतलब यानी है ना, एक बड़ी अफसोस की बात है ये। देखिए, फिटनेस प्रॉब्लम है। जो एक रिपोर्ट बांग्लादेश के खिलाफ डिफीट के बाद एक टीम मैनेजमेंट ने रिपोर्ट दी थी क्रिकेट बोर्ड में, उनमें उस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि मेंटल फिटनेस भी इनकी ठीक नहीं है। जब मेंटल फिटनेस आपकी ठीक नहीं होती तो आप एज अ प्लेयर टीम के साथ मूव ही नहीं कर सकते, आप खेल ही नहीं सकते। अब आप देखें कि हमारा फिटनेस लेवल कहाँ पे चला गया। आपने बात की कि हमें शॉट सिलेक्शन का वहां पर पता नहीं है, हम इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, इतने सीनियर टीम के साथ हम कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन हम जब आउट होते हैं तो हम ऐसे आउट होते हैं जैसे हम लगता है हमें क्रिकेट खेलनी नहीं आती। और यही हमारे वक्त सीनियर प्लेयर्स कर रहे हैं। बैट पैच कब तक बैट पैच रहेगा जी? प्लेयर 6 महीने 8 महीने के बाद उस फेज से निकलता है, ये निकलने का नाम ही नहीं, निकलने का नाम नहीं। इसका मतलब बस ये है कि इनके अंदर टैलेंट ही नहीं है, वो एक्सपोज अब हुए हैं। थोड़ा सा लकी रहे कि ऐसी जगहों पे, ऐसी पिचेस पे खेल लिए, दुबई वगैरह में खेल लिए, छोटी टीम्स के साथ खेले। अब जब देखा है रियल टेस्ट आ रहा है तो फिर एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब ये एवरेज, बिलो एवरेज प्लेयर्स हैं सारे। यानी अगर रिजवान की बात की जाए, इमामुल हक की बात की जाए, बाकी टॉप ऑर्डर भी, बाबर आजम तो बिल्कुल ही खत्म, वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, बाबर आजम को किंग कह के ना हमने उसकी क्रिकेट खत्म कर दी। रमीज राजा साहब ने उसको इतना किंग का लकब दे दिया कि उसकी क्रिकेट तो बिल्कुल खत्म होगी। वो अपने आप के अंदर अपने आप को किंग समझने लग गया और आप देखेंगे उसकी क्रिकेट का क्या हाल है। इमामुल हक वही प्लेयर है जो 2023 वर्ल्ड कप में टीम के साथ था, जिसने 2023 वर्ल्ड कप में टीम का बेड़ा गर्क करवाया। रिफ्लेक्सेस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं है, रिफ्लेक्सेस ही नहीं है, उसके रिफ्लेक्सेस ही नहीं है। वो बॉल को देख ही नहीं कर सकता, वो बॉल को फॉलो ही नहीं कर पा रहा। जब क्रिकेटर बॉल के साथ उसके रिफ्लेक्सेस नहीं जुड़ेंगे तो वो नहीं फॉलो कर पा रहा बॉल को, लेकिन पीसीबी उसको फॉलो कर रहा है, उसको बार बार कह रहा है कि आओ बेटा आओ खेलो, तुम खेलो, तुम ही हो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट, तुम ही खेलोगे, तुम ही हमारी नैया पार लगाओगे, तुम ही ओपनर खेलोगे और कोई नहीं खेल सकता। सिफारिश, प्रेशर, जिस तरह शादाब खान को प्रेशर के ऊपर टीम में शामिल किया, इमामुल हक भी प्रेशर के साथ टीम में शामिल होता है। अच्छा, और अब्बास देखे खेल कौन रहे हैं, नसीम शाह खेल देता है। मतलब हैरत अंगेज बात है कि नसीम शाह आगे खेल रहा है, वो कहां से खेल रहा है, वो कैसे मार रहा है। अब वो फहीम अशरफ ने देखें जी 70 रन स्कोर कर दिए। अब वो डिबेट शुरू हो गई है। फहीम अशरफ देखें जी कैसा हीरा प्लेयर। हाँ, क्या कप्तान बना दो इसको, मैच जितवा दिया। एक काम करें ना, इसको कप्तान बना दे। फहीम अशरफ बेहतरीन हीरा प्लेयर है, इसको कप्तान बनाएं आप और टीम में ऐसी खिचड़ी पकाएं कि आपका एक वाहिद गेम रह गया। अब्बास बस मैं यहाँ पे जो है इसका इख्तिताम अभी कर रहा हूँ, आप हमारे साथ रहें और फिर हम क्रिकेट से क्रिकेटर पर आएंगे, ठीक है, जो पॉलिटिशियन है और एक जमात के लीडर हैं, उससे मुताल्लिक आपके पास खबर है। तो मैं जरा इख्तिताम कर दूं भाई, आप क्रिकेट को ऐसी यानी इस स्टैंडर्ड पर ले आए कि एक ही गेम हमारे पास बचा था पाकिस्तानियों के पास कि जिसमें पाकिस्तानी जरा मिल बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लेते थे, अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, थोड़े से चांसेस होते थे कि मैच जीत जाएगी टीम, थोड़ा हमें खुशी मिलेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सालों में आपने क्रिकेट का वो हाल कर दिया है कि यकीन करें, मुझे ये लग रहा है कि अब किसी भी आप बच्चे से, यंगस्टर से बात करो ना कि आज कल का मैच देखा था, अगर छोड़ें यार, कोई और बात करें यार, मैच क्या देख रहा। जब आपको देखेंगे ही नहीं तो एक वक्त वो आएगा जो हॉकी का भी हो चुका है, फिर आपको दोबारा से उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा से स्कूल कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, बड़ी मेहनत दरकार होगी। तो कबल इसके कि ऐसा वक्त क्रिकेट पर आए, प्लीज अपने मामलात को बेहतर करें, पीसीबी के मामलात को बेहतर करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब करें, टीम में मेरिट पर सिलेक्शन करें। कमी नहीं है, गली मोहल्लों में क्रिकेटर्स की कमी नहीं है। हार्ड हिटिंग बैट्समैन आपको चाहिए, हजारों मिल जाएंगे आपको। आपको टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन चाहिए, हजारों मिल जाएंगे। आपको फास्ट बॉलर चाहिए, आप जरा जाएं तो टैलेंट हंट तो करें। तो खैर, ये मैंने इसका क्रिकेट का बात इख्तिताम किया। अब बताएं खबर क्या है, खबर क्या है आपके पास, क्या मुलाकात हुई है और क्या मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, कल जो 2 घंटे की मुलाकात हुई है ना जोहेब भाई, ये अब तक की मुलाकातों की सबसे अहम तरीन मुलाकात है। इसमें एक तो अली अमीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है एज अ केपी के। वो जो सारे मफरूजात हैं कि जी अली अमीन को हटाया जा रहा है, अली अमीन पर एतमाद खत्म हो गया, ये सब गलत है। मैं आपको वो खबर बता रहा हूँ जो 2 बंदों के दरमियान मुलाकात हुई है ना,
दो बंदों, एक से तो पूछ नहीं सकते, वो जेल में है, दूसरा जिससे मुलाकात हुई है उसकी तरफ से ये बात आई होगी ना। और ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि मुकम्मल एतमाद का इजहार है, सूबे के मामलात के ऊपर बातचीत हुई है और बानी पीटीआई ने अली अमीन को कहा है कि आप जिस तरीके से सूबे के मामलात चला रहे हैं आप उसी तरीके से सूबे के मामलात चलाते रहें, क्योंकि अली अमीन ने कहा कि वफाक की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा, बड़े कम रिसोर्सेज के अंदर मैं सूबा चला रहा हूँ। तो अली अमीन के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हाँ, ये वही अली अमीन है ना, ये ये वही अली अमीन है ना। जब लॉन्ग मार्च पे निकले थे तो अली अमीन पे ही सारा बैगेज आ गया था कि बुशरा बीबी को वो जबरदस्ती ले गए, बुशरा बीबी वहां खड़ी होना चाहती थी, अली अमीन के क्योंकि राब्ते थे एस्टेब्लिशमेंट से, तो अली अमीन वापस चले गए और लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। वही अली अमीन है ना जिस पर एतमाद किया गया। ये देखें, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, ये अनशंट खबरें जो है ना, जब किसी का किसी से राब्ता ना हो या सामने वाला आपको लिफ्ट ना करवा रहा हो, तो ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है। ये हमने गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर देखी है, बल्कि 2 सालों में नहीं, गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर देखी है कि जब बानी पीटीआई भी किसी ऐसे बंदे को लिफ्ट नहीं करवाते थे तो अगले दिन वो उसके खिलाफ हो जाता था, और इस दौर में तो वो उससे बढ़ के उसके खिलाफ है। तो ये बातें जो है, ये अगर हटाना हो तो 2 मिनट लगते हैं। कोई जरूरी है कि मुलाकात करके ही हटाना है किसी को, सिर्फ एक ऑर्डर करना है कि इसको हटा दो। तो ये काफी अरसे से बातें चल रही है जी, हटाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सूबे के मामलात के ऊपर बातचीत हुई है, दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत हुई है। बिल्कुल जो वफाकी हुकूमत की तरजीहात हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त जो वफाकी हुकूमत कर रही है उसको उन्होंने सराहा है कि बिल्कुल करना चाहिए दहशतगर्दी का खात्मा। नहीं वो तो ठीक है, वो चीजें हुई हैं। एस्टेब्लिशमेंट, अब्बास एस्टेब्लिशमेंट का बताएं, उनसे राब्ता कब होंगे? पहला राब्ता हो चुका है, नहीं हो चुका, इससे मुतालिक क्या खबर है? देखिए, इससे पहले भी मैं आपको आपके प्रोग्राम में कहता था कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो हमेशा रहते हैं। बड़ी बड़ी जंगें हो, बड़े बड़े मामलात हो, मामलात हल होने का एक ही तरीका होता है, वो बैकडोर राब्ते होते हैं, बैकडोर मुज़ाकरात होते हैं। बीच में ये चीजें बहुत सारी स्टॉप हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पहले भी पाकिस्तान को डैमेज कर रहे थे, तहरीके इंसाफ को डैमेज कर रहे थे, और अब भी वहां बैठकर वो तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते, कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं, कुछ तहरीके इंसाफ और मुज़ाकरात में अब्बास, मुज़ाकरात में मुमकिन तौर पर क्या डिस्कस हो रहा है, यानी कौन सा फार्मूला डिस्कस हो रहा है? हम ज़ाहिर मुमकिनात में से ही बात कर रहे हैं ना, अभी डेफिनेट तो नहीं। देखिए मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। ये तय हो चुका है और ये कल ग्रीन सिग्नल दे दिया है अली अमीन को कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। यहां तक और अब अली अमीन इससे पहले कर रहे थे। और अच्छा, एक और बात भी कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो लोग ओवरसीज वहां पर बातचीत कर रहे थे, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बातचीत कर रहे थे, उनके खिलाफ 2-3 दिन 4 दिन से बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी कि शायद वो अपनी मर्जी से किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग कर रहे थे कुछ लोगों के खिलाफ। जब नहीं, नाम भी ले लेना, नाम लेने में क्या हर्ज है? जब बानी पीटीआई के सामने ये बातचीत आई, जब बानी पीटीआई के सामने ये बातचीत कल रखी गई, तो उन्होंने कहा कि वो जो लोग अपने तौर के ऊपर ओवरसीज में बैठकर बात कर रहे हैं, वो मेरी असल बेस है, मेरा मुकम्मल एतमाद है उनके ऊपर। ठीक है, मेरा राब्ता उनके ऊपर नहीं है। देखिए, उनमें से एक तो शहबाज गिल हैं, जो ओवरसीज बैठे हुए हैं। वो तो सर वो कोई मुज़ाकरात तो नहीं कर रहे ना, वो तो यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर मामलात को मजीद उलझा रहे हैं। अच्छा, सही है। उलझा नहीं रहे, मामलात को उलझा रहे हैं। तो इसलिए कल ये चीज भी डिस्कस हुई है। और एक और बात, अली अमीन 2 दिन बाद एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल जो मुलाकात हुई और आइंदा 1-2 दिनों के अंदर जो आगे कहीं पर बातचीत होंगी, उस पर अली अमीन को बानी पीटीआई ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी गुडविल जेस्चर होगा एक, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नजर आएगा कि गुडविल जेस्चर है और एक कहा जाएगा जी। और सूबे के मामलात पर बातचीत होगी। और जो ट्रोलर्स इस पर सोशल मीडिया के बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो तहरीके इंसाफ के अपने खिलाफ है, जो कुछ लोग तहरीके इंसाफ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन अब्बास, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये होगा कि वो जो खास लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बड़े एक्टिव थे जब हुकूमत में थी और अब बाहर चले गए हैं, वही लोग, तो उनको कंडेम किया जाएगा बाकायदा तौर पर। जी, आप वक्त का इंतजार करें।
वो जो ट्रोलिंग कर रहे हैं पार्टी में अपने लोगों के खिलाफ, जो बानी पीटीआई के पुराने साथी, जिनको वो बड़ा वफादार कहते हैं, जो उनको वो अपनी बेस लाइन समझते हैं, जिनसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही, ना उनसे बात हो रही है। तो फिर लेकिन अब्बास वो ये अपने मुझे तौर बताएं, के नहीं ऊपर मुझे बताएं कि फिर उसका क्या होगा, ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह और पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से तो ये खबरें भी अभी आ रही ऐसी है ना। कोई नहीं ये खबरें आ रही है ना कि अभी एहतजाज बहुत अब सख्ती से एहतजाज किया जाएगा और एक बड़ा हिकमत अमली सर, हमने बना लिया। एहतजाज करने के लिए पूरा मोमेंटम बनाना पड़ेगा। और ये जो जुनेद अकबर है, जो बैक डोर से, जिससे सूबाई सदारत और जो पार्टी के अंदर इस वक्त बहुत सारे मामलात खराब कर रहे हैं, वो उनके बस की बात नहीं है लोगों को निकालना। वो तो स्वाबी से 20 बंदे नहीं निकाल सकते। ये तो अली अमीन था जिसने इतने बंदे निकाल लिए। अब अभी फिलहाल जोएब भाई कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है। अभी कल की जो मुलाकात है उसमें मैं आपको तो बड़ा महमूद खान कैटेगोरिकली अचकजई बता रहा का, हूं। फिर महमूद खान अचकजई, शाहिद खान अब्बासी, इनका क्या फिर ये तो अलायंस बने, कह रहे थे ना कि मौलाना फजल रहमान भी इसमें आ जाएंगे, और तो ये यानी हैंड इन द बेन से सारे। देखें, ये बातें जो है वो शायद आइंदा किसी और मुलाकात के अंदर हो, या किसी शख्सियत से मुलाकात के अंदर बानी पीटीआई इसको कन्वे करे। लेकिन वजीर आला केपी के साथ जो मुलाकात हुई है, वो मैं आपको बड़ा क्लियर बता बस रहा यानी हूं कि उस स्पेसिफिकली मुलाकात में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और उनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप अपने तौर पर मुज़ाकरात करें। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास सबीर हमारे साथ है, और क्रिकेट पर भी बात हो रही थी और सियासी मैदान से भी उन्होंने बड़ी खबरें हमें दी हैं। एक ब्रेक लेते हैं राइज एंड शाइन पर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे मईशत की, और ये जो खुशखबरी मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से दी जाएगी, जिसमें ये जो बिजली के यूनिट हैं इसमें कमी की जाएगी और 6 रुपये मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि कमी होगी। और ये जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर बात होगी। राइज एंड शाइन देखते रहिए, एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर खुश आमदीद आपको कहते हैं, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की। अच्छा, इकॉनमी से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और लग ऐसा रहा है कि इकॉनमी स्टेबल हो रही है। फिर आईपीपीज़ के मामलात हैं, उससे भी हुकूमत जिस तरह डील कर रही है, तो पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, रिविज़िट किया जा रहा है जो मुआहदे किए जा रहे हैं। 29 आईपीपीज़ ऐसे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जो रिलीफ मिलेगा वो लोगों को बिजली के मामलात में मिलेगा, और वज़ीर आज़म इसका ऐलान भी करेंगे। फिर टैरिफ के मामलात यूएस की तरफ से लगाए गए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें टैरिफ में इजाफा किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मौशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये जो खबर आई कि अमेरिका की तरफ से 29% टैरिफ पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है, अब पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया जाएगा। तो इसके क्या असरात होंगे, ये टैरिफ क्या है लॉन्ग रन में, पाकिस्तान क्या रिपरकशंस इसके हो सकते हैं पाकिस्तान पर, पहले ही बताइए। देखें, इसके रिपरकशंस जो है ना वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के ऊपर होंगे। अमेरिका की जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो बेसिकली ट्रेड को एज ए टूल यूज करना चाह रहा है दुनिया को डिक्टेट करने के लिए। और ऐसे आपको पता है कि अमेरिका की इकोनॉमी में वो दमखम नहीं था, ज्यादा जो है उनका ट्रेड जो डेफिसिट है वो तकरीबन 1000 अरब डॉलर के करीब जो है ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। तो उसको कर्टेल करने के लिए जाहिर है उसको अपनी इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा, और उसी पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब कल जो है ये रेसिप्रोकल टैक्स या रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है। इसके मुताबिक जो है वो जो भी उनका ट्रेड डेफिसिट उस मुतल्लिका मुल्क के साथ होगा, जितने परसेंट का सरप्लस होगा ट्रेड का, उससे उसका 50% जो है वो उसके ऊपर टैरिफ आयद किया जाएगा लेवीज की सूरत में, इन एडिशन टू द 10% ड्यूटी जो उसने ऑलरेडी लगाई हुई है। पाकिस्तान का जो है वो 58% था ट्रेड सरप्लस उनकी तरफ बनता था, जो रेशो उसका बन रहा था, तो उसको 50% करें तो दैट इज 29%। अच्छा, इसका ओवरऑल जो है वो अगर आप बात करें कि इम्पैक्ट क्या होगा, तो देखें इससे महंगाई में इजाफा होगा अमेरिका में भी, और दीगर जो ममालिक हैं उनमें कसाद बाजारी बढ़ेगी। जाहिर है जब किसी चीज़ की कीमतों में इजाफा होता है तो उसकी डिमांड में जो है वो
कमी वाक़या होती है। डिमांड में जब कमी वाक़या होगी तो सप्लाईज़ कम होंगी, सप्लाईज़ जब कम होंगी तो इंडस्ट्री बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और एक कसाद बाज़ारी का माहौल होगा, जो कि पूरी दुनिया की मुआशी सूरत-ए-हाल के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 29% के करीब पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ है। इंडिया के ऊपर शायद 26% है। बांग्लादेश के ऊपर जो है दैट इज 37%। तो अकबर साहब ये चाइना बताइए कि पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए जिस हालत में पाकिस्तानी मईशत है, ग्रोथ रेट हमारा कुछ भी नहीं है, ये 29% को आप कैसे, इतनी ज्यादा इस परसेंटेज को कैसे देखते हैं आप? देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना तो जाहिर है जब टैरिफ में जो है वो इजाफा होगा तो उससे अल्टीमेटली कमी तो आएगी, लेकिन इसमें एक फायदा भी है ना, क्योंकि अगर ये टैरिफ अगर आप गौर करो सिर्फ पाकिस्तान पे आयद नहीं किया। मैं जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें चाइना भी है, जी जी। उसमें इंडिया भी है। और इन तीनों ममालिक के ऊपर जो है वो सिवाय इंडिया के चाइना और बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा टैरिफ आयद किया। बांग्लादेश के ऊपर 37% के करीब है और तकरीबन चाइना जो है वो इस इंडिया के ऊपर 26% है, 3% हमसे कम है। तो इससे हमें जो मौके मिलेंगे तो हमारी मसनूआत की वहां पे मांग बढ़ेगी या सस्ती होंगी वहां पे, क्योंकि सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन चूंकि ओवरऑल महंगाई में इजाफा हो रहा है तो उससे जो है वो देखने की जरूरत है कि कमी वाकया होगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना वो एट पार होगा। पाकिस्तान को जो है ना इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मसनूआत दूसरे ममालिक के मुकाबले में अमेरिका में सस्ती होने जा रही है। ओवरऑल तो महंगी होने जा रही है, लेकिन दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में सस्ती होने जा रही है। तो कंपैरेटिव मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत जो है वो फिर उनको फायदा एक सूरत में हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि पाकिस्तान में जो बिजली का और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है और दीगर जो टैक्सेस की मद में मिलता है, देना पड़ता है एक्सपोर्टर्स को, वहां भी हमें रिलीफ देना पड़ेगा, तो फिर ये फ्रूटफुल हो सकता है। देखो वो रिलीफ अगर मिल जाएगा तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। बट एट दिस स्टेज जो है हमारे जो टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे शुड वर्क हार्ड। इनको जो है वो मेरे ख्याल में ज्यादा आप जो है ना वहाँ पे जो कस्टमर्स हंटिंग है वो करनी चाहिए, मजीद उसको अप्रोच करना चाहिए वहाँ पे अमेरिकन जो मार्केट है कि हम जो है ना अब आपको बांग्लादेश से तकरीबन जो हमारे से आप माल खरीदेंगे तो उनसे हम सस्ता दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर लोकली बात करें तो पावर सेक्टर इस वक्त जो है वो जाहिर है अभी वजीर आज़म साहब भी जो है ना वो 1-2 दिन में जो है वो बिजली के रेट्स का अनाउंसमेंट करेंगे, जिसमें उसकी हम बात करेंगे। अच्छा इसी पे टैरिफ पे एक और सवाल, वो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा कलेक्ट होगा इससे हम रिलीफ देंगे टैक्सेस में यूएस सिटीजन्स को, यानी यूएस नेशनल्स को जो वहां पर रहते हैं, तो ये इसलिए फायदेमंद होगा और खुशहाली आएगी। आप कह रहे हैं कि वहां महंगाई में इजाफा होगा। देखिए वहां पे यूएस में देखिए ना, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे यहाँ पे भी कोई चीज लोकली प्रोड्यूस होगी तो उसका ज्यादा फायदा होगा ना, उससे वहां पे हमारे पाकिस्तान में ज्यादा इंपैक्ट आएगा। इसी तरह मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में आईफोन है वो चाइना में बन रहे हैं। इसी तरीके से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो चाइना में बन रही है, अमेरिका में नहीं बन रही। जब वो अमेरिका में प्रोड्यूस होना शुरू होंगी इस ड्यूटीज के नतीजे में, तो वहां पे चाइना वाली प्रोडक्ट तो महंगी होगी, लेकिन फिर अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी उससे लोकल जो वहां की इंडस्ट्री है अमेरिका की उसको वो फ्लरिश करेगी, उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे वो फ्लरिश कर सकती है। विद इन द कंट्री चीजें सस्ती होंगी, लोकली प्रोड्यूस जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब ये दूसरी चीज वजीर आजम की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ रिलीफ मिलेगा और फी यूनिट बिजली 6 रुपए सस्ती हो सकती है। आईपीपीज से रिलेटेड है ये मामला, बेहतर तरीके से चल रहे हैं और रीनिगोशिएट सही तरह किया जा रहा है आईपीपीज को लेकर, जब इस पोजीशन में आई है हुकूमत? देखें दोनों इम्पैक्ट्स हैं। एक तो इंटरनेशनली जो है वो जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो अगर आपने गौर किया तो वो भी तकरीबन जो है ना वो 69 तक आ गई थी, अब दोबारा $74 पर बैरल पे पहुंच गई है। तो एक तो वो इंटरनेशनली जो कमी आई है फ्यूल प्राइसेस में उसका ऐड ऑन करना है, और दूसरा नो डाउट के जो हमारे पावर आईपीपीज हैं उनके साथ जो रीनेगोशिएशंस की हैं उसकी वजह से भी जो हुकूमत ने जो है वो फिक्स चार्जेस जो कैपेसिटी चार्जेस पे करने थे आईपीपीज को उनमें कमी वाक़या हुई है। तो उसकी वजह से जो एक पावर में कमी का इम्पैक्ट आएगा उसको अल्टीमेटली जो है वो हुकूमत जो है वो ट्रांसफर करने का सोच रही होगी। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि चूंकि हमारे यहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन में इजाफा हुआ है तो उसकी वजह से भी हुकूमत के पास एक एक्स्ट्रा गैप जो है या एक्स्ट्रा जो
मार्जिन है बिजली का वो जमा होता जा रहा है। तो उसको भी अगर वो सब्सक्राइब करवाना है आवाम को, तो उसके लिए पावर के जो रेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो कम करना होंगे। तो उसके हवाले से पिछले तकरीबन आईएमएफ से भी डायलॉग चल रहे थे 1 साल से, और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की थी, जिसके नतीजे में आपने सही कहा कि तकरीबन 5 से 6 रुपए तक जो है वो बिजली की कीमत में कमी की ओवरऑल जा सकती ये है। रीनेगोशिएट करने से बताया जा रहा है कि 2498 अरब रुपए की बचत होगी। अच्छा, ये जो सोलर से मुतालिक नई पॉलिसी आई है, तो इसका मतलब अब हुकूमत ये डिस्करेज थोड़ा सा करना चाह रही है लोगों को कि सोलर से हटके वो यानी पावर सेक्टर से ही, हुकूमती पावर सेक्टर से ही बिजली लें, और रिलीफ भी इसी सिलसिले में दिया जा रहा है। देखिए, मैं एक अरसे से जो है ना मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यही बात करता जा रहा हूँ कि हमारी जो भी पॉलिसी होती है ना वो लॉन्ग रन नहीं होती। हम जो है ना वो दूर रस नताइज जो है ना वो नहीं अखज़ करते। फॉर द टाइम बीइंग हम सोचते हैं कि वक्त निकालो, और उसका जो नतीजा है आपने 2016-17 में भुगत चुके हैं, जब एक ह्यूज किस्म की लोड शेडिंग थी मुल्क में, और जो है ना वो बिल्कुल बहुत ज्यादा नरखों के ऊपर आईपीपीज को पाकिस्तान में लाया गया, और अब आज जो है ना हमारे पास बिजली सरप्लस है और महंगी है। उसकी वजह यह है कि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दी, और उस वक्त हमने सिर्फ लोड शेडिंग के खत्म करने को तरजीह दी, रेट्स के ऊपर फोकस नहीं किया। इसी तरीके से जो सोलर की मैं बात कर रहा हूँ, सोलर में भी यही पॉलिसी है कि हम लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे कि एक तरफ अगर सोलर जो है ना वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या लोकली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर सोलर एनर्जी यूज होगी तो हमारे यहाँ जो हमने आईपीपीज लगाई हुई है तकरीबन 43,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है हमारी, वो कहाँ जाएगी? अगर मेरी बिजली की कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी सोलर प्लेट्स लगाने के नतीजे में, जो तो फिर जो हुकूमत के पास और आईपीपीज के पास जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो कहाँ जाएगी? उसको क्या करेगी? अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट भी फिर मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत में आवाम को ही देना अच्छा पड़ेगी। साहब, आप ये Indirect समझते हैं कि देना हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक तरफ सरप्लस है बिजली, दूसरी तरफ बिजली का रेट देखें, टैरिफ देखें कंज्यूमर्स के लिए, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बिजली नहीं मिल रही सब्सिडाइज, वो भी परेशान है। तो मतलब सरप्लस भी है और बिजली महंगी भी है। ये क्या लीकेजेस की वजह से स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है? क्या वजह है इसकी? देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जो है ना 3 मेन एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट का मतलब विद इन गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज जो एक दूसरे से पेमेंट्स लेनी और देनी है वो तकरीबन अच्छी खासी हो चुकी है, तो उसको जो है वो कम कर रहे हैं। नंबर 1 सर्कुलर डेट। दूसरा जो है वो हमारे जो लाइन लॉसेज हैं, यानी जो हमारी टेक्नोलॉजिकल जो बैकवर्डनेस है उसको इम्प्रूव करना, लाइन बिछाना या जो सप्लाई या ट्रांसमिशन है उसको सही करना। और तीसरे नंबर पे जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है वो करप्शन और बिजली की चोरी को रोकना। ये 3 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के, उसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद कर रही है, लेकिन जाहिर है वो स्पीड तो नहीं है जिस तरीके से करना चाहिए। जो अच्छा, आने वाले वक्त में लेकिन ये इसके बता ऊपर दीजिए कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ग्रोथ रेट कहां जाता हुआ देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ की अगर आप बात करें तो इस साल तो तकरीबन 2.5 से 3% के करीब रहेगा, और नेक्स्ट ईयर में जो है वो फोरकास्ट तो है तकरीबन 4 से 5% जाएगा। लेकिन ये जो भी इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है खास तौर पे इंटरनेशनल कसाद बाजारी को देखते हुए, तो मेरे ख्याल में 2.5 से 3% का ही टारगेट अगर रखा जाए तो दैट विल बी मच बेटर। जी, बहुत शुक्रिया मौशी तज्जियाकार मोहम्मद अकमल साहब, आपने हमें वक्त दिया और के मामलात पर भी और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म से मुताल्लिक भी बात की। राइज एंड शाइन में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हेडलाइंस देखेंगे और हेडलाइंस के बाद वापस आए तो मजीद भी कुछ मौसम की हम कुछ बात करेंगे। इसके साथ साथ रमजान मुबारक के बाद आपका डाइट रूटीन क्या होना चाहिए, दोबारा से अगर आप वैसे ही रूटीन आपका बन गया है तो फिर हेल्दी लाइफ गुजारना जरा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या आइडियल डाइट हो सकती है आपकी, इस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ज़रा मौसम की बात हो जाए, क्योंकि कराची में तो गर्मी आ चुकी है और दोपहर में तो शदीद गर्मी होती है। जो दोपहर के वक्त बाहर निकलते हैं लोग, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा मज़ीद या फिर क्या बादल आएंगे, कोई बारिश भी हो सकती है कराची में, सिंध में, पंजाब में, KPK में। तो बताया ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटुहार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि आंधी और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है वहाँ।
चित्राल, दीर, स्वात, बडग्राम, शांगला, एबटाबाद, बाजोड़, मोहम्मद, कोहाट और पेशावर में भी बारिश मुतवक्के है। पंजाब की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेलम और खुशाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। तो मौसम की सूरत हाल ओवरऑल क्या रहेगी पूरे मुल्क में, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है डीजी मेट अंजुम नज़ीर साहब से। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस है अंजुम नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बड़ा करम। दिल का मौसम कैसा है? बेहतरीन। बेहतरीन है। अच्छा, जोग्राफियाई मौसम का मुझे बताया ना अहवाल क्या? गर्म और खुश्क रहेगा सिंध में, पंजाब के पीके की क्या सूरत हाल रहेगी? जी देखिए, हम अप्रैल के महीने में दाखिल हो चुके हैं। अप्रैल और मई एंड जून पाकिस्तान के गर्म तरीन महीने होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुल्क के जो जनूबी इलाके हैं वो इस वक्त गर्मी की लपेट हैं, बशमूल कराची में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 38 की रेंज में चल रहा है। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि अभी हवा में नमी का तनासुब कम है, जिसकी वजह से लू तो महसूस होती है, लेकिन जो एक फील्स लाइक जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मोस्टली कराची में ये होता है कि अब आने वाले टाइम में मई जून में जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ हवा की नमी का तनासुब भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फील्स लाइक जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर शिद्दत जो है गर्मी की 36-37 है तो वो आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है। तो हम यही सिलसिला जो है वो सिंध में अभी बरकरार रहेगा, बल्कि टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेंगे सिंध के अक्सर अजला में, बशमूल साउथ पंजाब। और जैसा कि आपने बताया कि मुल्क के शुमाली इलाकों में जो है वो कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे बारिश का इम्कान है। ये सिलसिला जो है ये वक्फे से बरकरार रहेगा। ताहम एक इस बात की तवक्को है कि 7 या 8 तारीख से एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मज़ीद मुतासर करना शुरू करेगा, जिसमें इस बात की तवक्को है कि बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और कश्मीर GB में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, और खित्ता पोटोहार और पहाड़ी इलाकों से मुल्हिका इलाकों में एक मरतबा फिर जो है वो हेल स्टॉर्म हो सकता है। और कराची में अगले 15-20 दिनों की अगर बात करें तो मौसम गर्म ही रहेगा, खुश्क ही रहेगा, या आने वाला महीना? जी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अप्रैल में जो है वो कराची में बारिश कम ही होती है। और अगर दूसरी बात करें कि जो हम अप्रैल मई जून का जो हमारा बारिश होती है वो पाकिस्तान की टोटल रेनफॉल का सिर्फ 19% होती है। तो अगर हम ये भी कहें कि इन महीनों में नॉर्मल रेनफॉल हम तवक्को कर रहे हैं, जो इस बात की तवक्को है, जो फोरकास्ट है, तो वो उसका कोई इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और फील्स लाइक जो आपने कहा ह्यूमिडिटी, वो भी ऐसी रहेगी, क्योंकि फील्स लाइक जब ज्यादा हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है सूरत हाल, पसीना भी आ रहा होता है और सर्दियाँ। अप्रैल के इब्तदाई आयाम में तो इसी बात की तवक्को है कि नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। ताहम 15 अप्रैल के बाद जब समुद्री हवाएं जो हैं उनकी जो थ्रस्ट है उसमें थोड़ी शिद्दत आती है तो कराची में नमी का तनासुब बढ़ना शुरू हो जाता है, और फील्स लाइक बढ़ जाता है। पंजाब और लाहौर में कैसा रहेगा मौसम आने वाले दिनों में? फिल वक्त तो जी अब मैंने बताया अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो पंजाब और लाहौर समेत जो पंजाब के अक्सर मैदानी इलाकों में जो है अब दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी अपना जोबन दिखाना शुरू कर देंगे। ओहो हो शदीद गर्मी होने वाली है। और केपी के पेशावर की अगर रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर प्लेजेंट ही रहेगा अभी तक इस महीने? जी अभी ऐसा है कि इन इलाकों में जो है मैंने जैसे बताया कि मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से, जैसे कल भी पेशावर में कुछ बारिश हुई, इस्लामाबाद में भी जो है वो ट्रेसिस ऑफ रेनफॉल यानी कि बूंदाबांदी रिपोर्ट हुई। तो इन इलाकों में अभी ये सिलसिला जो है वो 1-2 दिन के गैप के साथ या 3-4 दिन के गैप के साथ ये कंटिन्यू रहेगा। और आप आंधी गरज चमक के साथ कहीं हल्की बारिश कहीं तेज बारिश का सिलसिला इन इलाकों में जारी रहेगा। और कितनी बारिशें मुतवक्के हैं? आप कह रहे थे इससे पहले जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि कम होंगी, जितनी एक्सपेक्टेड है उससे कम बारिशें मुतवक्के हैं ये जो सीजन आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान में जो इन 3 महीनों अप्रैल मई जून की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 19% है। तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो हमारे जो इंतहाई शुमाल मगरबी इलाके हैं जिसमें GB और KP का अपर रीजन है, यहाँ पर मामूल से कम बारिशें हैं, जबकि अगर हम बाकी मुल्क की बात करें तो यहाँ तकरीबन मामूल के मुताबिक बारिशें रहेंगी। अब कंट्री साइड की सूरत हाल क्या है?
अब कंट्री में मैंने आपको बताया ना कि अब अप्रैल शुरू हो गया है, तो जो हमारे इंतहाई शुमाली इलाके हैं वहाँ पर भी अब टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड में आ रहा है, और उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इस बात की भी तवक्को रहेगी और इस बात की अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी कि इन इलाकों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो ग्लेशियर झीलें फटने, जिसको हम ब्लॉफ कहते हैं, उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से जो है वो पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है। तो उससे ये है कि दरियाओं में जो है वो पानी का बहाव कुछ हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे कि ओवरऑल हमारी विंटर रेनफॉल सप्रेस रही हैं और स्नोफॉल भी कम रही है, तो हमारे पानी के जो साफ पानी और के जो ज़खायर हैं उनमें कोई खातर खा इजाफा नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वाटर इमरजेंसी की सूरत हाल हमें अब ये गर्मियों के सीजन में देखनी पड़ सकती है मुख्तलिफ इलाकों में, जगहों पे? जी बिल्कुल पड़ सकती है जी। और कराची में मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर वही यानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 48, अगर हम लाड़काना की बात करें या फिर सक्खर की बात करें तो यहाँ पर 50 तक भी टच कर जाता है, तो वही इन गर्मियों में होगा? जी। मोस्टली ये जो टेम्परेचर्स हैं ये 50 तक, जो 50 या 50 की बात कर रहे हैं, ये मई के महीने में जाते हैं। अप्रैल में अगर हम इस बात की बात करें तो अप्रैल में एक्सपेक्टेड होगा कि इन इलाकों में जहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो जाती है 45, 46, 47 तक तो हो सकता है, लेकिन फिल वक्त 50 को टच करने वाली सिचुएशन अभी फिल वक्त नहीं है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आपने मौसम का अहवाल हमें बताया। पाकिस्तान से मुतालिक वो बता रहे थे कि KPK में तो खैर मौसम अच्छा है, बादल भी है, गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में वो बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में अब इजाफा होता जाएगा और गर्मी मज़ीद बढ़ेगी। बारिशें मुतवक्के बारिशें ज़रा कम ही हैं इस सीज़न में, और वाटर से मुतालिक, पानी से मुतालिक हम हमेशा बात करते ही रहते हैं। पानी को जितना एहतियात के साथ इस्तेमाल करें उतना बेहतर होगा, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा नहीं होने जा रही। अब एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में ईद के जो दिन हैं इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, हैरेसमेंट के वाक़यात भी हुए हैं, ख़वातीन ने कंप्लेन भी की है और इस पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो ये पैदर पे जो वाक़यात हुए हैं इनका अहवाल हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। राइज एंड शाइन में कहीं जाइएगा नहीं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। अब हम बात करते हैं लाहौर में कुछ वाक़यात हुए ईद के दौरान और ईद से पहले भी। शहर में औबाश लोगों के ख़वातीन को परेशान करने के कई वाक़यात सामने आए हैं। अकबरी गेट पुलिस ने ख़ातून की कॉल पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की और हिरासत करने के लिए फायरिंग करते रहे। न्यू अनारकली बाजार में भी एक वाक़या हुआ। ईद की शॉपिंग के लिए आई खातून को हिरासत करने वाले मुल्ज़िम को पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। खातून बाजार में शॉपिंग कर रही थी जब मुल्ज़िम फैसल याकूब ने उसे तंग किया और छेड़ने की कोशिश की। ये जो तमाम तर वाक़यात हुए, इससे मुतालिक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और इसमें मुलव्वस जो लोग हैं उनको क्या हिरासत में लिया गया है, केस आगे चल रहा है या नहीं। नुमाइंदा 365 न्यूज़ वक़ार कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया। वक़ार, बताइएगा ये जो वाक़यात हुए हैं इससे मुतालिक अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि माजी में हम देखते थे कि ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख करती हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन वहाँ मसला ये आता था कि ख़वातीन को हरासमेंट के बहुत से ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ता था। मरियम नवाज़ ने इस बार एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया। मरियम नवाज़ के हुक्म के ऊपर DIG ऑपरेशंस ने जो अहकाम जारी किए, DIG ऑपरेशन की जानिब से कहा गया कि एक फ्रेंडली पुलिस यूनिट कायम किया गया, जिसका मकसद ये था कि ऐसे ख़वातीन के हरासमेंट के वाक़यात को फौरी तौर पर रोकना है, ताकि ख़वातीन बआसानी अच्छे अंदाज के साथ शॉपिंग कर सकें, कोई उन्हें मसला मसाइल ना आए। ये पुलिस एहलकारों को दिलचस्प बात यह कि बाइसिकल्स दी गई, लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में इन्हें तैनात किया गया। इनमें ख़वातीन और मर्द दोनों पुलिस एहलकार शामिल थे। इनकी मौजूदगी से बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लिबर्टी मार्केट में 27 मार्च की रात को एक ऐसा वाक़या सामने आया कि कुछ लड़के थे, ओबाश थे, वो ख़वातीन को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो चूँकि ये पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे, ख़वातीन एहलकार, पुलिस मर्द एहलकार,
तो खवातीन जिन्हें तंग किया गया था उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और नोटिस करवाया पुलिस को। तो पुलिस जो वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने फौरी तौर पे लड़कों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए। इसी तरह से वलेंशिया मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, खवातीन वहाँ पे पहुँची शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके उन्हें 3 ऐसे मर्दों का सामना करना पड़ा जिन्होंने बुर्के पहन रखे थे। ये एक इंतहाई अजीब सी बात थी, बुर्के पहन के वो खवातीन को परेशान कर रहे थे। तो खवातीन ने, पुलिस खवातीन जो अहलकार थे उनके साथ रब्ता किया, तो फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर ली गई। इसी तरह से डिफेंस राया में एक मुसल्लह शख्स ने एक खातून के साथ बदतमीज़ी की, तो जो चूंकि यहाँ पे पुलिस भी तैनात थी तो पुलिस ने बर वक्त एक्शन लेते हुए उस शख्स को, मुसल्लह शख्स को असले समेत गिरफ्तार करके तो इनके खिलाफ एक्शन लिया, मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं। जी, इसका मतलब यह है कि पुलिस विजिलेंट थी ईद के दिनों से पहले जब ये शॉपिंग वगैरह हो रही थी, तो ये तमाम वाकयात जो रिपोर्ट हुए फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस बार खवातीन जो थी वो बड़े पुरसकून अंदाज में उन्होंने शॉपिंग की, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी उनके लिए एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ थी, एक अच्छा इम्पैक्ट था। पुलिस फौरी तौर पर बर वक्त कार्रवाई कर रही थी, जिसके नतीजे में हमने देखा कि इस दफ़ा इस बार ईद के मौका पर भी ख़ास तौर पर ऐसे हरासमेंट के वाक़यात कम हुए हैं। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा 365 न्यूज़ वक़ार कुरैशी अपडेट कर रहे थे ये वाक़या जो रिपोर्ट हुए हैं। आप अपनी तफरीह ज़रूर करें, इंजॉय करें त्योहारों को, लेकिन जब आप कोई इस तरह का काम करने जा रहे हो ना, ख़ास तौर पे लड़कों से मैं मुखातिब हूँ, अपनी माओ बहनों और बेटियों का भी ख्याल कर लिया करें। फ़ौरन अगर आपको अपनी माँ का ख्याल आए, फ़ौरन अगर आपको अपनी बेटी का ख्याल आए या बहन का ख्याल आए, तो हो सकता है कि आपका अंदर का आपका जो कॉन्शियस है, आपका ज़मीर है, वो आपको फ़ौरन इन चीज़ों से रोक ले। अपनी तफरीह ज़रूर करें, इंजॉयमेंट करें त्योहारों पर, लेकिन ख़वातीन को हिरासा करना, वो शॉपिंग कर रही हैं उनको छेड़ कर चले जाना, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत भी ये जायज़ नहीं है और इंतहाई काबिल मजम्मत है। कुछ अपने बारे में सोचा करें, अपने आप को देखा करें शीशे में। जब इस तरह का कोई काम करके आते हैं और अपनी माँ को घर आकर सलाम करते हैं आप, तो सोचा करें आप क्या करके आए हैं बाजार में। खैर, पुलिस ने बर वक्त ये कार्रवाइयाँ की और इन नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया। और इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, पुलिस मुस्तैदी के साथ या फिर विजिलेंट होती है, तो फिर दूसरों को इससे फिर सीख मिलती है और फिर एग्जाम्पलीफाई जब लोग होते हैं तो इस तरह के वाक़यात नहीं होते। तो सैर व तफरीह ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलने बाहर जाइए, खाना भी इंजॉय करें, त्योहारों को भी इंजॉय करें, लेकिन दूसरों की माओ बहनों बेटियों का बिल्कुल इसी तरह ख्याल कीजिए जैसे आप अपनी माँ बहन बेटी का ये चाहते हैं कि कोई दूसरा करे। तो जनाब, ये तो लाहौर के वाक़यात हुए जिस पर हमारे नुमाइंदे ने हमें रिपोर्ट किया। अच्छा, दुनिया में देखें, जब आप काम करने पर आमादा हो ना और आपके अंदर वो लगन हो, वो जज्बा हो, तो फिर कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट नहीं रहती है, आप उस हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। इसी तरह की बहुत सी मिसालें आपने हमारे शो पे राइज एंड शाइन पर भी देखी होंगी। यानी आपका अगर किसी का कद छोटा है तो वो उसके प्रोफेशन में आड़े नहीं आता, आगे नहीं आता। किसी को कोई दिखने में कैसा है वो नहीं आता, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये सारी चीजें जो है ना वो पीछे रह जाती हैं। अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है तो कोई रुकावट नहीं रहती। यही साबित किया एक शख्स ने जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है, लेकिन वो कुछ जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपना रिस्क खुद कमा रहे हैं, एक बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना क्राफ्ट भी वो दिखा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट तैयार की है विहाड़ी से मलिक अब्दुल गफ्फार ने। ये देखिए कि ये शख्स किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और दूसरों के लिए भी मशाल राह बने हुए हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। बिहाड़ी का 35 साला खिजर अब्बास, जिसका कद 2.5 फुट है, लेकिन उसने अपने छोटे कद को कभी कमजोरी नहीं समझा। खिजर अब्बास ने हिम्मत और हौसले से लकड़ी की चारपाई पर नक्शो निगार का हुनर सीख कर अपना और अपने घर वालों का जरिया मुआश बना और मुआशरे में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाने लगा। मैंने ये काम तकरीबन सन 2003 से 5 तक सीखा है। उसके बाद कुछ अरसे के लिए ऐसे फिरता रहा हूँ, फिर मैंने ये काम शुरू किया है यहाँ बिहाड़ी के ज़िला से ही।
और तकरीबन 18 साल हो गए मुझे, 17-18 साल ये काम करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा हूँ। खिजर अब्बास ने साबित किया कि हिम्मत और जज्बा बुलंद हो तो छोटा कद कोई मानी नहीं रखता, और मेहनत और लगन से काम करें तो न सिर्फ मुआशरे में अहम मकाम हासिल कर सकते हैं बल्कि दूसरे अफराद के लिए मिसाल बन सकते हैं। मलिक अब्दुल गफ्फार, 365 न्यूज़, बिहाड़ी। जी देखिए, बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिली होगी, और जब आप बाहर जाते हैं ना कोई काम करने, तो आप ये जहन में रखें कि हर कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, यानी कि आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, आपके मतलब बेजा तौर पर आपकी खामियां निकालेंगे। तो इस रास्ते में जब भी आप निकलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग आपको बहुत सी बातें करेंगे, हर कोई आपसे खुश नहीं होता, लेकिन उस वक्त वो हिम्मत और हौसला जो आपके घर से मिला हुआ होता है, आपकी परवरिश का हिस्सा होता है, वो बहुत काम आता है। और इसी की मिसाल आपने ये देखी कि ये शख्स कैसे अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं, अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा उस आज़म के साथ, उस जज्बे के साथ बाहर निकलिए कि जब आप एक बेहतर पॉजिटिव पर्पसेस के लिए कुछ निकलते हैं अपने घर से काम करने के लिए, तो फिर आप उसी हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। ये एक मैसेज भी था इस पैकेज में। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम राइज एंड शाइन में वापस आते हैं। तो एक मोटिवेशनल सा एक पैकेज भी है, वो तैयार हमने किया है, और फिर कुछ हेल्थ से मुताल्लिक भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, 2 केसेस ऐसे हैं जो मरकज़ निगाह बने हुए हैं, सब उन केसेस से मुताल्लिक उनकी बात भी कर रहे हैं और उसकी अपडेट भी जानना चाहते हैं। एक अरबगान केस है, एक मर्डर का वो केस था, और इसमें ड्रग्स भी जुड़े हुए थे, ड्रग सप्लाई, फिर वो ड्रग रैकेट उसमें एक पूरा इन्वॉल्व था, किस तरीके से ड्रग्स आती थी। साजिद के साहबजादे भी गिरफ्तार हुए। तो इस केस की तहकीकात चल रही हैं। अरबगान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया गया, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उनके वालिद बहुत चैनल पर आकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया, लेकिन अब तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, अरबगान के वालिद की गिरफ्तारी के बाद क्या आगे केस में पेशरफ्त हुई है, ये हम जानेंगे। इसके साथ साथ एक्ट्रेस और मॉडल नादिया हुसैन, उनके हस्बैंड को भी गिरफ्तार किया गया था और बताया जा रहा था बैंकिंग फ्रॉड है। इससे मुताल्लिक क्या तहकीकात हुई हैं, दोनों केसेस, इसकी हम अपडेट लेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, कहिएगा, पहले अरबगान केस से मुताल्लिक बताइए। अरबगान के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कहाँ तक तहकीकात पहुंची है? जी बिल्कुल जोहेब, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और जो है वो मैं बताऊं कि अरबगान केस का सूरत हाल ये हुई है कि FIA की तहकीकात जो है वो उसका दायरा मुल्क से बैरून मुल्क तक फैला दिया गया है और इंटरपोल से भी रब्ता किया गया है। जबकि इसके अलावा FIA की तहकीकात में ये चीज सामने आई है कि 40 गैर मुल्की अकाउंट जो है वो अरबगान के थे, और इस 40 गैर मुल्की अकाउंट में 4 सालों के दौरान 17 अरब 40 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये अरबगान में जो है 17 अरब 17 अरब 40 करोड़ 40 करोड़ 4 सालों के दौरान। जी हाँ, 4 सालों के दौरान। और इसके जो है वो शाहिद FIA ने हासिल किए हैं और मुख्तलिफ जो है वो गैर मुल्की एजेंसी से राब्ते भी शुरू करती हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका से जो है वो इस सिलसिले में मदद भी तलब की गई है। तो इस सूरत हाल ये है कि अरबगान केस जो है वो इंटरनेशनल, इसका मतलब है फैसल, ये अकेला तो ये लड़का इतना, अभी तो नौजवान ही लड़का है, ये अकेला तो इतने पैसे ना ये हजम कर सकता है, ना इतने पैसे की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। बहुत बड़ा रैकेट इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है जोहेब, यही सूरत हाल है कि एक अकेला लड़का जिसके ऊपर 25-30 साल के दरमियान है, वो 4 साल के 17 अरब 40 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन मुख्तलिफ अकाउंट में, 40 अकाउंट में, ये कैसे कर सकता है। इसके साथ साथ FIA ने जो है वो इसका जो डब्बा जो इसका कॉल सेंटर चल रहा था, उसके भी जो काम करने वाले हैं उनसे भी जो है वो इंटरव्यूज किए हैं, उनको भी जो है उनसे बयानात हासिल कर लिए हैं। उन्होंने जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात किए कि किस तरीके से जो है वो ये गैर मुल्कियों के साथ
धोखेबाजी करते और थे। ये वालिद उनके, को भी गिरफ्तार किया आ, गया है। उनसे क्या तहकीकात हो रही हैं अभी तक, क्या सामने आया? जी बिल्कुल, इनके वालिद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी तहकीकात की जा रही है, लेकिन वो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एफआईओ काम बताते हैं कि ड्रामे कर रहे हैं, कभी तबीयत खराबी का ड्रामा करते हैं, कभी जो है वो अपने बेटे के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं, वो भी अपने आप को बचाने के लिए सरगर्म है। तो उनके भी बयानात कलम बंद किए, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो इसके साथ काम कर रहे थे जी। लड़के इसके सॉफ्टवेयर हाउस में और इसके कॉल सेंटर में, तो उनके बयानात हासिल किए गए हैं और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से गैर मुल्कियों का डाटा चुराते थे और उनके अकाउंट खाली करते थे। तो अब इस सिलसिले में जो है वो तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है और इंटरपोल से भी रब्ता किया गया है ताकि वो जो 40 गैर मुल्की अकाउंट अरमगान में खुले हुए थे वो जो है वो उसके बारे में तमाम डिटेल तो ये पता चल सके। फैसल ये कितने जी क्या एक और अरमगान ने गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी वाले दिन करोड़ों रुपए जो है वो अपने एक कजन की जो कि यूएसए में होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। तो ये बिटकॉइन का भी जो है वो इसका सिलसिला था, तो वो भी जो है वो तहकीकात जारी है। तो अब जो है इस केस में देखते हैं कि तहकीकात में मजीद और क्या चीजें सामने आती हैं। बड़ी इंकशाफात का मतलब सिलसिला ये तो जारी है और ये फ्रॉड का मामला भी हो गया इसमें, मर्डर तो उसका है ही, उसके ऊपर चार्ज, फिर उसके बाद ड्रग्स का भी मामला इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जैसे जैसे अनफोल्ड हो रहा है, कितने चार्जेस इसके ऊपर लग सकते हैं? साहिर हसन भी फिर इसी केस की एक कड़ी है ना? जी बिल्कुल, साहिर हसन भी इसी एक की कड़ी है, लेकिन वो साहिर हसन जो है वो लोकली मतलब पाकिस्तान लेवल पर जो है वो मंशियात फरोशी में मुलव्वस था। ये जो है वो इंटरनेशनली अरमगान का जो है वो ताल्लुक बनता है और आप ये सोचिए कि 17 अरब 40 करोड़ रुपए बहुत बड़ी सच्ची रकम होती है। ये किस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रही थी और कहाँ गई, ये फैसल वही ये तरीका हवाला हुंडी का ही हो सकता है ना मुमकिन तौर पे? बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो ये नहीं हो सकती ना, फॉरेन एफबीआर। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। मैं आपको यही बता रहा था अभी कि इसमें जो है वो मंशियात का भी अरमगान केस में इस पे भी तहकीकात जारी है, मनी लॉन्ड्रिंग पे भी तहकीकात जारी है, गैर मुल्की असला जो इससे करोड़ों रुपए का मिला है वो उस पर भी जो है वो सीटीडी तहकीकात कर रही है। तो मुख्तलिफ जो है वो तहकीकाती टीमें और इदारे वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं। ये अपनी नौयत से एक तो फैसल ये तो तशवीश इस बात की है कि कितने अरमगान घूम रहे होंगे यहाँ पे अभी जिनके ऊपर हाथ नहीं अभी डाला गया या लाइमलाइट में नहीं वो आए। ये तो मर्डर से निकल गया ना मामला। तो यही बात है कि एक मर्डर से कहानी शुरू हुई और उस मर्डर के बाद से क्या क्या सूरत हाल सामने आ रही है और क्या कुछ हो रहा है हमारे माशरे की दर में, इसमें ये क्या कुछ कर रहे हैं लोग और जो हमारे इदारे हैं वो इतने अरसे तक क्यों खामोश बैठे हुए थे। बिल्कुल, और वो कौन लोग हैं जो 5-5 लाख रुपए की ड्रग्स एक महीने में, वो यंगस्टर्स जिनकी कोई जॉब भी नहीं है अभी, तो वो तालीम ही हासिल, वो 5-5 लाख रुपए की ड्रग्स लेके जा रहे हैं उनसे और उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब साहिर हसन ने आपके सामने जो है वो दौरान तहकीकात वो एतराफ किया है कि एक महीने में तकरीबन 98 लाख रुपए की मंशियात वो बेच के जो है वो कमाता था। आप ये बताइए कि ऐसा बिजनेस कौन सा होगा और क्या करने की जरूरत है कि उसको वो घर बैठे बैठे सिर्फ चंद कॉलें करेगा। और उन वालदैन पे भी वैसे कमाल है कि वो भी देख रहे हैं कि इतनी अयाशी हो रही है। जाहिर है जब पैसे जेब में होते हैं तो अयाशी भी हो रही होती है ना साथ साथ, तो वो भी ये देख रहे हैं कि बेटा कहीं जॉब तो कर नहीं रहा लेकिन पैसे इतने उसकी जेब में आ रहे हैं कि वो हमें भी दे रहा है और खुद भी बड़ा एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो कहाँ से आ रहे हैं वो नहीं पूछ रहे। साजिद हसन साहब वो बिल्कुल साथ साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा। उसके साथ साथ उनका मैनेजर जिसके अकाउंट में लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होती थी, जिसका अकाउंट मुकर्रम इस्तेमाल किया जाता था, मुल्क मुकर्रम, उसकी भी ताहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस सिलसिले में कोशिशें यही की जा रही है कि उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से उसका अकाउंट यूज हो रहा था, कहाँ से पैसे आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो ये इसकी अगर तहकीकात की जाएगी तो और भी मजीद। और फैसल ये बताएं कि मुमकिनात में से तो है ना, हमारे मुल्क में ये ज़ाहिर होता रहा, ये मुमकिनात में से तो है ना, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग केस हो, लेकिन कहीं ना कहीं मामला जाकर लिंगर ऑन होगा, अदालतों के चक्कर लगेंगे, उसके बाद जब ये मीडिया हाइप से हटेगा मामला तो कहीं सॉर्ट आउट होने की तरफ जा भी सकता है। ये तो है ना पॉसिबिलिटी।
साहिर हसन की मैं बात कर रहा हूं। ये है सूरत हाल। अभी तो ये खुद ठंडा करना चाह रहे हैं। मैं आपको इसको साफ शब्दों में बताऊं कि केस इस वक्त जो है मीडिया पे हाइप है, तो इसको किसी तरह ये दबे और दूसरी खबरों में आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये काम कर सकें और मुख्तलिफ चीजों में जमानतें हों और ये मुलजमान वापस आए। तो इनके वकला भी बड़े वकला, छोटे मोटे वकला नहीं, बड़े बड़े वकला जो है वो हायर किए गए हैं इस सिलसिले में, ताकि ये केस जो है वो किसी तरह अच्छा, से, मुझे फैसल, नादिया हुसैन के जो हस्बैंड हैं, उनका जो उनके खिलाफ केस चल रहा है, उसकी क्या तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, पेशरफ्त क्या है? ठीक है, अभी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनके जो हस्बैंड है वो उनको जो जेल कस्टडी कर दिया गया है, वो जेल में है। और इस दौरान जो है की छुट्टियों के दौरान नादिया हुसैन उनकी फैमिली से जाके मुलाकात भी की है उनसे। अब उनसे जो है वो उनका केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, और इन्वेस्टिगेशन करके फिर अदालत में जैसे ये केस शुरू होगा तो फिर इसमें मजीद चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये केस अरमगान के केस की निस्बत जो है कोई हैसियत नहीं रखता। मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा केस अरमगान का जी है। जी, और मुझे बताएं कि पुलिस ये कह रही थी, अरमगान के केस की हम बात करें, वो ड्रग्स के वो जो पूरा नेटवर्क है उसकी हम बात करें कि कॉलेजेस तक पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटीज तक पहुंचते हैं, तो ये ब्रेक कर किया है पुलिस ने अभी तक? ये तवज्जो दी जा रही है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से मुताल्लिक कोई हिकमत अमली बनाई गई है? जी बिल्कुल, ऐसे अरमगान के जो खरीदार थे ड्रग्स के, अरमगान जिनसे ड्रग्स खरीदता था और जिन्हें बेचता था अपनी पार्टियों में, जिन्हें बुलाता था, जिन तालीमी इदारों में दोस्त पढ़ते थे, इन सब के बारे में तहकीकात की जा रही है कि कौन कौन से तालीमी इदारों में कौन कौन से लोग जो है वो स्पेशल ब्रांच भी कर रहे हैं कि मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं और बेचते हैं, ताकि उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील, हमें दोनों केसेस समझ दे रहे थे। अब ये दो केस नहीं है, ये मल्टीपल केसेस हैं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है तो दायरा कार भी बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट मामले को कर रही हैं। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि रमज़ान मुबारक में तो लोग एक बड़ा टाइट रूटीन फॉलो करते हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। सहरो इफ्तार में बड़ी बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करते हैं, वेट लॉस भी हो जाता है और हेल्दी भी फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ईद आती है तो ईद में वो 3 दिन इतना कुछ खा लेते हैं कि एक बार फिर से जो है वो रूटीन ख़राब हो जाता है और फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों को बीमार भी हो जाते हैं इस वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से। तो अब इस यानी डाइट रूटीन को किस तरीके से बहाल किया जाए और कैसे बैलेंस रखा जाए रमज़ान मुबारक के बाद भी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मारिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि सारा पूरे 30 दिन, थैंक यू आपने। अच्छा, पूरे 30 दिन मेहनत हमने की, ठीक है, उसके बाद ईद में हमने दबा के खा लिया और फिर हमें समझ नहीं आ रही, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, मेरा खराब है, मजा नहीं आ रहा, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो कैसे क्या रूटीन बनाया जाए? Alright, so amazing. Thank you so much for having me. 365 News. अच्छा, बात आ जाती है रमजान का जो पीरियड था, उसमें भी मेजॉरिटी अगर हम देखें तो समोसे पकोड़े जलेबी वाला सीन चल रहा था। हाँ। और बहाना एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज था कि भाई रमजान है तो कर लेते हैं। हाँ। और फिर ईद पे भी हुआ चले, मगर अब क्योंकि ईद भी खत्म हो गई है, रमजान तो खत्म हो ही गया है और ईद भी खत्म हो गई है, सो दिस इज अ ग्रेट टाइम्स टू स्टार्ट ओवर। और स्टार्ट ओवर आपने ऐसे करना है आज के दिन से ही, और आज के दिन में ही स्टार्टिंग ओवर के अंदर ना कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाए, जस्ट रेस्ट विद इट, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं उसको बार बार याद करते रहते हैं कि मैंने पूरा एक खा लिया, या मैंने पूरा जो है 2 केक खा लिए अकेले आदमी ने, या मैंने पूरा एक न्यूटेला का जार खा लिया, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन में इसी तरह का सिचुएशन होती रहती है और मैं सुनती रहती हूँ, और लोग उसी मलाल में जीते रहते हैं। फिर बस ठीक है, खा लिया ज़ाहिर। और वो ये भी होता है ना, देखिए 3 दिन घर पे है ना, क्या करें, कुछ करने को है नहीं, किचन में आए, चक्कर लगाया, ऐसे ही थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर दोबारा थोड़ा सा चक्कर लगाया, क्या बन रहा है भाई, पकौड़े बना। अच्छा, वो आदत भी होती है कि रमजान में पकौड़े बन रहे हैं, आज शाम को ईद के पहले पकौड़े बना लो यार, याद आ रहे हैं।
सो ट्रू। तो अब आप इस मलाल से निकल आए। हाँ। जो आपने खा लिया उसको बस एंजॉय करें, एंजॉय करके मूव ओवर, मूव ऑन करें। और मूव ऑन ये करें कि आज से शुरू करें। और अगर आज की शुरू करने की मैं बात बताऊं, रात को मैंने बैठ के प्लानिंग की थी। हमारे यहाँ सुबह उठना है, फजर के लिए उठना है, वक्त पे नमाज पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद वर्कआउट करना है, नाश्ता करना है, अकाउंट्स के कुछ मैटर थे वो सॉर्ट करने हैं, 1 घंटे की नैप करनी है और फिर शो करना है। और प्लान तो बहुत बनते प्लान हैं, बनाए प्लान पे अमल हुआ आज। और फिर स्टिक करें। यस हाँ, क्या बात यस है। यस। तो इसको स्केड्यूल, उसको स्टिक करें, उसके ऊपर स्टिक करें। हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरा नैप टाइम थोड़ा लंबा हो गया। हाँ। मैं आपकी टीम से माजरत ख्वाह हूँ और आपसे नहीं, भी नहीं, no माजरत problem, ख्वाह हूँ। no तो मैं problem। 10-15 मिनट मैंने ऊपर ले लिए, बट अगेन देखिए पता है मजे की बात क्या है, मजे की बात छुट्टियां थी जाहिर है हम सबकी। अब छुट्टियों में वो नींद नहीं आ रही थी। यकीन करें, छुट्टियों में आंख खुल रही है, 7 बजे खुल रही है आपकी आंख, ठीक है, नींद नहीं आ रही। लेकिन आज जब ऑफिस आना था ना, तो इतनी शदीद नींद आ रही थी कि बस 5 मिनट और लेट जाते हैं, यही हो रहा था। एग्जैक्टली, हाँ। सो ट्रू। सो हम वापस आते हैं थोड़ा सा इस बात के ऊपर कि आपने प्लान बनाना है। और हाँ, फिर क्या एक और प्लान बड़ा बनाना है, shift क्या आया प्लान है, बनाना है? मौसम। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली मौसम का शिफ्ट आ रहा है। पहले हम सर्दियों में थे, अब गर्मियां भी आ गई हैं। तो सबसे पहले क्या करें, पानी का इस्तेमाल आप 2 से 3 गुना बढ़ा दें पिछला। क्योंकि अगर मैं देखूं, मेरे पास एक सैंपल साइज था, मेरे पास जो लोग थे सुबह से लेकर रात तक मेरा यही काम था, राइट, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें 99% लोग ऐसे थे जो पानी ही नहीं पीते। तो आप कोशिश करें दिन में 2 से 3 लीटर पानी लाजमी पिएं। पानी आप इंतखाब करें जो भी आप और मैंने फिर देखा कि वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही थी। तो पानी आप उसमें जो है लोग जो है फिल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं। आप पानी को घर में लाकर बॉयल भी लाजमी करें, ताकि आपको किसी किस्म की, आपने पानी बढ़ा दिया और पता चले उसके अंदर कोई डिजीज है और वो आपको अब डिजीज लग गई है और पानी की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, तो लाजमी पानी को बॉईल करें 5-10 मिनट और फिर उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, आपको पानी की शदीद अशद जरूरत चलो, ये तो पड़ेगी। पानी की नंबर बात 1 हो गई, पानी का इंटेक। बिल्कुल। नंबर 2, दूसरा, ग्रीन लीफी सैलड्स अपनी डाइट में ऐड करें। अपने लंच के साथ, अपने डिनर के साथ जितना आप सैलड ऐड करेंगे, आपके बॉडी में फाइबर इंटेक बढ़ जाएगा। अपने ब्रेकफास्ट में 2 से 3 पीसेस ऑफ फ्रूट लाजमी ऐड करें। अक्सर हम ना उस वक्त सुबह नाश्ते के वक्त, सुबह जब मैदा बिल्कुल खाली है और उस वक्त जितना आप फाइबर ऐड करते हैं ना, तो आपका जो है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक वो आपका क्लीन करता है। वो तो हमें चाहिए वो, क्योंकि अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी शदीद प्रॉब्लम जो है सामने आता है। और हम नहीं चाहते कि हमारा जो पूरा ट्रैक है, जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है और गट बायोम है, वो कहीं पे भी ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए। सो फाइबर ऐड करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करें, सैलड लाजमी ऐड करें। और अपना सालन जो हम खाना बनाएं, आप देसी, अक्सर लोगों को लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि स्टेक्स खाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो देसी सालन है, जो हम सब्जी, दालें, कढ़ाई में जो बनाते हैं, आप वो सब कुछ खा सकते हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि ये बेहतरीन बात की आपने, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। मुझे एक बात और बताएं। हाँ, मुझे एक और बात, जैसे अब दोपहर में खाना नहीं खाते ना हम, रमजान मुबारक में दोपहर में खाना ज़ाहिर नहीं होता है, फिर वो आदत सी बन जाती है, तो क्या दोबारा शुरू करें खाना दोपहर में, या फिर कुछ लाइट सा ले लें? देखिए, लंच लाजमी खाएं। अक्सर अब ये वही पैटर्न आ गया है कि लोग, अब ये पूरा पैटर्न भी मैंने स्टडी किया है कि हम मैंने देखा है कि नाश्ता, अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते, फिर लंच भी नहीं करते, फिर जाके डिनर कर लेते हैं हैवी सा। रात को जी आपने 1-2 रोटियां खाएं, सालन खाया और फिर 1 घंटे बाद, अक्सर लोग घंटा भी नहीं वेट करते, सो जाते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि पूरा दिन आपने गाड़ी चलाई, उसको धक्का मुश्ती करके आपने गाड़ी चलाई, रात को जब आपने गाड़ी घर में पार्क की है, उस वक्त आपने उसके अंदर फ्यूल ऐड कर लिया, तो फ्यूल जो आपने रात को ऐड किया, क्या वो गाड़ी उसको इस्तेमाल करेगी या स्टोर करके रखे रहेगी? सही बात है, स्टोर करके रखे रहेगी। तो हमें नाश्ता बादशाहों वाला, लंच वजीरों वाला और डिनर बिल्कुल सबसे छोटा मील रखना है हमने अपना। बस तो इस तर्ज पे चलना है। और सालन जो हम बना रहे थे, सालन आप जो भी बनाते हैं, आप उसको 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या देसी घी या सरसों का तेल में बनाएं। 1 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा हमारे खाने में तेल बस जबरदस्त हो गया, वो जितना बड़ा चम्मच हो, अपनी मर्जी है आपकी, बड़े चम्मच डाल दें आप। अच्छा मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो भाई आपका रूटीन होना चाहिए, और ब्रेकफास्ट भी करें और लंच भी करें और फिर डिनर जरा कम करें। तो राइज एंड शाइन में शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। कैसा लगा आज का शो आपको? ईद के बाद कैसे रूटीन में वापस आ रहे हैं? फीडबैक
अपना देते रहिएगा। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल तक के लिए बसंत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।